गुड मॉर्निंग बच्चों। जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था डीएनए पैकेजिंग, उसी में आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट टॉपिक। और आज हम बात करेंगे कि डीएनए पैकेजिंग किस प्रकार से होती है। आइए चलिए देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और इसकी प्रोसेसिंग जो होती है डीएनए पैकेजिंग की वो किस प्रकार से होती है। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो एक तो किया था कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, और उसके बाद डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है उसको कुछ उदाहरणों द्वारा समझाने की कोशिश की थी मैंने। साथ में डीएनए पैकेजिंग क्यों जरूरी है ये भी पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था। तो आज हम शुरुआत करेंगे डीएनए पैकेजिंग की प्रक्रिया जो है वो कैसे होती है। तो पिछले वाले वीडियो के आधार पर अगर हम परिभाषित करें डीएनए पैकेजिंग को, तो हम बोल सकते हैं कि डीएनए पैकेजिंग जो होती है वो क्या है, संघनन और कुंडलन की जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा जो लंबा डीएनए होता है वो बहुत से छोटे से केंद्रक के अंदर फिट हो जाता है और यह प्रक्रिया कहलाती है डीएनए पैकेजिंग। कंडेंसेशन और कॉइलिंग के जरिए, इन दो प्रोसेस के जरिए जो डीएनए होता है वो बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटे से डीएनए केंद्रक के अंदर जो होता है फिट हो जाता है और ये पूरी प्रोसेस, ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है डीएनए पैकेजिंग। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, अगर हम असीम केंद्रकों की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल जीवाणु है, तो उनमें जो डीएनए पैकेजिंग होती है बहुत ही सिंपल तरीके से होती है, बहुत ही साधारण प्रकार से होती है। यहां पर जो डीएनए होता है, और डीएनए क्या है, डीएनए एक ऋणावेशित अणु है। तो जो डीएनए होता है वो कुछ प्रोटीनों के द्वारा, जो कि कैसे होती है, धनावेशित होती है। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड दीज प्रोटीन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इन प्रोटीन्स के द्वारा घिरकर और बंधकर एक जगह पर स्थित रहता है और इसी संरचना को कहा जाता है केंद्रकाभ, न्यूक्लियोइड कहा जाता है इसे। तो जीवाणुओं में या प्रोकैरियोट्स में बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसका। वहां पर जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स के द्वारा घिरकर और एक जगह पर बंधकर उसकी एक संरचना बनती है जो कहलाती है केंद्रकाभ। ये सिंपल होता है वहां पर, और कुछ इस तरह का बहुत ज्यादा जटिलता नहीं पाई जाती है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, ससीम केंद्रकों की बात करें, तो उनमें डीएनए पैकेजिंग में कुछ जटिलताएं पाई जाती है। यानी कि प्रोकैरियोट्स की तुलना में यूकैरियोट्स में डीएनए पैकेजिंग में जटिलता होती है। यहां पर जो डीएनए होता है वो विशेष प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं, उन हिस्टोन प्रोटीन्स से मिलकर क्रोमेटिन तंतु की मणिकाबद्ध संरचना बनाता है। यानी कि जैसे एक माला होती है और उस माला में मोती लगे हुए होते हैं, तो कुछ इसी प्रकार से जो डीएनए होता है वो डीएनए हिस्टोन अणुओं, जो हिस्टोन प्रोटीन्स की जो अणु होते हैं उनके साथ मिलकर एक इसी प्रकार की संरचना का निर्माण करता है, क्रोमेटिन तंतु की मणिकाबद्ध संरचना का निर्माण करता है। और इसमें प्रत्येक दाने जैसे दिखने वाली जो ये संरचना है, ये संरचना कहलाती है न्यूक्लियोसोम। तो ये न्यूक्लियोसोम संरचना, जो ये दाने जैसी संरचना है, ये न्यूक्लियोसोम कहलाती है। और ये जो शब्द दिया था न्यूक्लियोसोम, ये ऑडिट के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया था कि ये जो इस तरह की क्रोमेटिन में ये गोल गोल सी जो संरचनाएं दिख रही हैं मोती के जैसे, ये न्यूक्लियोसोम है। और अगर हम बात करें हिस्टोन्स प्रोटीन्स की, तो हिस्टोन्स प्रोटीन्स धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन होती हैं। दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कुछ उदाहरण है, जैसे लाइसिन है एक, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है, पॉजिटिवली चार्ज क्षारीय प्रोटीन होती है, ये धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन होती है। आर्जिनिन, ये भी धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन होती है। तो ये
ऐसी धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन होती हैं, ये कहलाती हैं हिस्टोन्स प्रोटीन्स। और ये हिस्टोन्स प्रोटीन्स जो होती है ये डीएनए के कंडेंसेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। डीएनए को कंडेंस करने में, डीएनए को इकट्ठा करने में, डीएनए को एक जगह पे बांध कर रखने में ये हिस्टोन्स प्रोटीन्स होती हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इनको धनात्मक आवेशित इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी पार्श्व श्रृंखलाओं पर, इन अमीनो एसिड्स की पार्श्व श्रृंखलाओं पर धनावेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है इन अमीनो एसिड्स की पार्श्व श्रृंखलाओं पर। अगर हम अमीनो एसिड की संरचना की बात करें, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें, तो लाइसिन की अगर बात करें, अर्जिनिन की बात करें, तो इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि इनकी जो 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 चेन होती है उस चेन पर बाहर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जैसे बताया, ऑडिट के द्वारा बताया गया था कि जो क्रोमेटिन तंतु पे जो गोल गोल संरचनाएं, जो मणिकाबद्ध संरचनाएं हैं, वो न्यूक्लियोसोम कहलाती हैं। तो हमको ये जानना जरूरी है कि न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम की संरचना कैसी होती है। तो आइए देखें न्यूक्लियोसोम की संरचना क्या है। न्यूक्लियोसोम जो होता है, ये जैसे यहां पर ये दिखाया गया है, मैंने एक न्यूक्लियोसोम का एक चित्र बना रखा है यहां पर। तो न्यूक्लियोसोम जिसको व्यास जो होता है लगभग 110 एंगस्ट्रॉम, या अगर हम इसको बोलें तो ये 11 नैनोमीटर के लगभग होता है। और इस न्यूक्लियोसोम में क्षारीय प्रोटीन का बना हुआ एक प्रोटीन क्रोड कण होता है, एक कोर पार्टिकल होता है क्षारीय प्रोटीन्स का बना हुआ। सेंटर में क्षारीय प्रोटीन्स का बना हुआ ये क्या होता है, प्रोटीन क्रोड कण होता है, कोर पार्टिकल होता है। और इस प्रोटीन क्रोड कण के चारों तरफ, इस कोर पार्टिकल के चारों तरफ डीएनए लिपटा हुआ होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये डीएनए लिपटा हुआ है। इस क्रोड कण में, इस कोर पार्टिकल में हिस्टोन प्रोटीन के 8 अणु होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। 1 2 3 4, यहां पर ये 4 ऊपर दिखाई दे रहे हैं और फिर 4 ठीक इसके नीचे होते हैं। तो देयर आर टोटल 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स विच आर सिचुएटेड इन दिस कोर पार्टिकल। और इसीलिए इस संरचना को कहा जाता है हिस्टोन अष्टक, यानी कि हिस्टोन ऑक्टेट। ठीक है। अब ये जो 8 अणु होते हैं, ये किस प्रकार से लगे हुए होते हैं, तो इसमें 2 डाइमर होते हैं और एक टेट्रामर होता है। यहां पर अगर हम इस संरचना को देखें, ये उसी संरचना का एक और रूप है। तो यहां पर देखें तो ये एक डाइमर ये है और एक डाइमर ये है, तो 2 डाइमर होते हैं। डाइमर में जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं वो होती है H2A और H2B। इस वाले डाइमर में H2A H2B और इस वाले डाइमर में भी H2A H2B। इसी प्रकार से एक टेट्रामर होता है सेंटर में, और इस टेट्रामर में जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं वो होती है H3 एंड H4। 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं H3 के होते हैं और 2 मॉलिक्यूल H4 के होते हैं, तो ये टेट्रामर बनता है। तो टोटल मिला के ये 8 जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हिस्टोन प्रोटीन्स के इस प्रकार से इसमें लगे हुए होते हैं। अब इस क्रोड कण के चारों तरफ, इस कोर पार्टिकल के चारों ओर, जैसे बताया था कि डीएनए लिपटा हुआ होता है। तो ये जो डीएनए लिपटा हुआ होता है ये लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड लंबा डीएनए होता है। यानी कि यहां से अगर इसकी शुरुआत करें और ये 2 बार चक्कर लगा के फिर यहां निकल रहा है, तो ये यहां से यहां तक लगभग ये 200 न्यूक्लियोटाइड लंबा डीएनए होता है। और इस 200 न्यूक्लियोटाइड डीएनए में भी अगर हम और बारीकी से देखेंगे तो 160 न्यूक्लियोटाइड लंबा डीएनए जो होता है वो हिस्टोन अष्टक, हिस्टोन ऑक्टेट के चारों तरफ 2 कुंडल बनाता है। ये यहां से और यहां तक, ये जो 2 कुंडल हैं, 2 इसके हमको जो कॉइल दिख रहे हैं, तो ये 2 कॉइल जो होते हैं ये लगभग 160 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ डीएनए होता है। 200 में से 160 वाला जो होता है ये 2 कुंडल बना रहा है यहां पर। और बाकी बचा हुआ जो 40 न्यूक्लियोटाइड का जो डीएनए है वो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो होता है ये लिंकर डीएनए कहलाता है, लिंकर डीएनए बनाता है। तो 160 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ डीएनए तो 2 कुंडल बनाएगा जो कि कोर पार्टिकल के चारों तरफ लिपटा हुआ रहता है, और बाकी बचा हुआ 40 न्यूक्लियोटाइड लंबा जो डीएनए होता है वो लिंकर डीएनए का काम करता है। वो इस न्यूक्लियोसोम को, ये लिंकर डीएनए दूसरे न्यूक्लियोसोम के जो कि यहीं पर सिचुएट होता है उस
दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ने का काम करता है। तो लिंकर डीएनए का काम होता है लिंक करने का काम एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से। अब जो अंतिम हिस्सा आता है इसका वो है डीएनए पैकेजिंग का स्तर, यानी कि डीएनए की जो पैकेजिंग होती है वो पैकेजिंग 3 स्तरों पर होती है, यानी कि 3 स्टेप्स में बोला जाए तो उस डीएनए की पैकेजिंग होती है। तो वो 3 स्तर क्या क्या हैं? वो 3 स्तर हैं। पहला है प्राथमिक पैकेजिंग, दूसरा है द्वितीयक पैकेजिंग और तीसरा है तृतीयक पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड टर्शरी पैकेजिंग। तो जो प्राइमरी पैकेजिंग है, प्राथमिक पैकेजिंग है, उसमें जैसा बताया था कि ये जो इसका व्यास होता है न्यूक्लियोसोम का वो लगभग 11 एनएम होता है, 11 नैनोमीटर या 110 एंगस्ट्रॉम जो होता है। तो जो 11 नैनोमीटर जो वाला जो हिस्टोन अष्टक होता है या न्यूक्लियोसोम बोल रहे हम, वो चारों ओर से लगभग 20 एंगस्ट्रॉम या 2 एनएम वाले डीएनए से लिपटा हुआ होता है। और इस प्रकार की जो पैकेजिंग बनती है शुरुआत में वो कहलाती है प्राथमिक पैकेजिंग। तो प्राथमिक पैकेजिंग में जैसे कि आप लोगों को डीएनए की संरचना बताया था कि डीएनए जो होता है वो लगभग 2 एनएम व्यास का होता है, यानी कि 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। और 20 एंगस्ट्रॉम वाला ये डीएनए या 2 एनएम वाला ये डीएनए ये 11 एनएम वाले जो हिस्टोन अष्टक होता है 110 एंगस्ट्रॉम या 11 एनएम वाला जो हिस्टोन अष्टक होता है उसके चारों तरफ लिपट के जिस प्रकार की पैकेजिंग का निर्माण करता है वो पैकेजिंग कहलाती है प्राथमिक पैकेजिंग, यानी प्राइमरी पैकेजिंग। जैसे कि यहां पर ये दिखाया गया है, ये 2 एनएम का डीएनए है और ये 2 एनएम का डीएनए जो होता है ये हिस्टोन अष्टक के चारों तरफ लिपट कर एक जो संरचना इस तरह की जो पैकेजिंग कर रहा है ये कहलाती है प्राथमिक पैकेजिंग। और इसके फलस्वरूप जो डीएनए होता है, प्राथमिक पैकेजिंग के फलस्वरूप डीएनए जो होता है वो 7 गुना संघनित हो जाता है, 7 टाइम्स कंडेंस्ड हो जाता है प्राथमिक पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग के द्वारा। इसके बाद आता है द्वितीयक पैकेजिंग। तो द्वितीयक पैकेजिंग में क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, जैसे ये न्यूक्लियोसोम यहां पर बन गए हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम रस्सी की तरह ऐंठ कर अब क्या करते हैं, जैसे एक रस्सी ऐंठती है, अगर हम रस्सी को फोल्ड करेंगे तो वो ऐंठती चली जाती है। इसी प्रकार से जो न्यूक्लियोसोम होते हैं ये रस्सी की तरह ऐंठ कर, जैसे यहां पर ये संरचना दिखाई गई है, इस प्रकार से कुंडलित हो जाते हैं। और क्या करते हैं, एक 30 एनएम मोटे खोखले तंतु का रूप ले लेती है, जिसे कहा जाता है सेलोनॉइड स्ट्रक्चर या सेलोनॉइड संरचना कहते हैं। तो अब न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो आपस में इकट्ठा होकर और ऐंठ कर और ज्यादा कुंडलित होकर एक 30 एनएम खोखले और मोटे संरचना का निर्माण करते हैं, जिसको सेलोनॉइड स्ट्रक्चर कहा जाता है, सेलोनॉइड संरचना कहा जाता है। और प्रत्येक सेलोनॉइड में प्रत्येक सेलोनॉइड के प्रत्येक कुंडल में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। जैसे यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियोसोम यहां पर है और 6 न्यूक्लियोसोम यहां पर है। और इस कारण से जो होता है, अब यहां पर डीएनए का जो संघनन होता है वो 40 गुना हो जाता है, यानी कि डीएनए जो होता है वो 40 टाइम्स यहां पर कंडेंस्ड हो जाता है इस संरचना के द्वारा। इसके बाद जो अंतिम पैकेजिंग का स्तर होता है वो होता है तृतीयक पैकेजिंग यानी टर्शरी पैकेजिंग। अब जो हमारा ये 30 एनएम की जो सेलोनॉइड संरचना है ये बहुत सारे छल्लों के रूप में फोल्ड हो जाता है, जैसे यहां पर दिखाया गया है, ये इस तरह के छल्लों के रूप में फोल्ड हो जाता है। और ये जो फोल्ड होने से ये जो संरचना है इसका व्यास जो होता है लगभग 300 एनएम के आसपास होता है। और ये फोल्डेड संरचना जो होती है, ये फोल्डेड संरचना आगे चलकर गैर हिस्टोन प्रोटीन से बनी हुई एक मोटी कुंडलित दंड पर उसके चारों तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि गैर हिस्टोन प्रोटीन का एक बेस तैयार होता है इस तरह से। और इस गैर हिस्टोन प्रोटीन के दंड पर ये जो ये जो फोल्ड हैं 30 एनएम सेलोनॉइड के, ये इस प्रकार से लग जाते हैं। तो ये एक
एक मचान का कार्य करती है। कौन? गैरस्टोन प्रोटीन का ये दंड जो होता है एक मचान का कार्य करती है, इनको सहारा देने का कार्य करती है, इन फोल्ड्स को, इन वलयों को फोल्ड देने का, इन फोल्ड्स को सहारा देने का काम करती है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, इस प्रकार की संरचना के फलस्वरूप जो होता है वो डीएनए जो होता है लगभग 1000 गुना 1000 टाइम जो होता है वो संघनित हो जाता है, कंडेंस्ड हो जाता है। अब शुरू में ये जो छल्ले जो होते हैं, ये जो संरचना में दिख रही है ये वाली अभी मैंने बताया जैसे, तो ये संरचना कुछ कुछ कैसे होती है, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल कभी देखा होगा कि बॉटल साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ब्रश यूज करते हैं बॉटल में, बिल्कुल उसी तरह की एक संरचना, ये वाली संरचना जो होती है लगभग उसी से मिलती जुलती हुई दिखाई देती है। अब शुरू में क्या होता है कि ये जो छल्ले होते हैं, ये वाले गैरस्टोन प्रोटीन का जो ये छल्ले बने हुए हैं, ये छल्ले शुरू में बहुत फैले फैले से रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, लेकिन फिर आगे चलकर ये क्या करते हैं, और ज्यादा कुंडलित हो जाते हैं और संघनित हो जाते हैं, यानी ये और क्लोज हो जाते हैं और कंडेंस्ड हो जाते हैं, और इस प्रकार से कुछ एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसका की जो व्यास होता है वो लगभग 700 nm होता है, 700 नैनोमीटर होता है। और ये जो है ये एक छड़ का रूप इस प्रकार से और संघनित हो गए, एक छड़ का रूप ले लेते हैं, और अल्टीमेटली ये जो संरचना होती है लास्ट में फाइनली हाईली कंडेंस्ड होके ये जो संरचना है इस प्रकार की संरचना के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं हम, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। तो लास्ट में जो संरचना का निर्माण होता है कंडेंसेशन के फलस्वरूप वो होता है क्रोमोसोम, गुणसूत्र का, और इसका जिसका व्यास लगभग जो होता है वो लगभग 1400 नैनोमीटर के आसपास होता है। और क्रोमोसोम की अगर संरचना की बात करें हम, तो क्रोमोसोम की संरचना में हमको मालूम होना चाहिए कि जब गुणसूत्र विभाजन होता है तो उस वक्त क्या होता है, उसमें 2 क्रोमेटिड्स हमको देखने को मिलते हैं, एक क्रोमेटिड ये है और एक क्रोमेटिड ये है। तो इन क्रोमेटिड में डीएनए अणुओं का जो संघनन होता है, जो कंडेंसेशन होता है, फाइनली 5000 से 10,000 टाइम्स, 5000 से 10,000 गुना डीएनए का कंडेंसेशन, डीएनए का संघनन होता है। तो इस प्रकार से जो डीएनए पैकेजिंग जो होती है उसका जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस जो है वो इस प्रकार से होता है। मैं समझता हूं कि मैं डीएनए पैकेजिंग किस प्रकार से होती है ये आप लोगों को समझाने में सफल हुआ हूंगा। नया टॉपिक के साथ हम नए वीडियो में इसकी शुरुआत करेंगे।